एक मिनट रुकना। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है ना? यस सर। चलो, सॉलिड स्टेट लेक्चर 1। तो सॉलिड स्टेट इसमें मेनली जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा चैप्टर के कि सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। इससे पहले गैसियस स्टेट 11th में पढ़ चुके होगे, है ना? और लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन वाला चैप्टर भी फिजिकल में पढ़ ही चुके हो। इसके बाद ये सॉलिड वाला, ये डिटेल में इसमें करना है हम लोगों को। तो सॉलिड के बारे में तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड का जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो तो ऑलरेडी तुम लोग जानते ही होगे। सॉलिड्स सॉलिड्स के अंदर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब क्या हुआ कि एटम्स जो होंगे बहुत ही टाइटली हेल्ड होंगे, एक दूसरे से एटम्स बहुत ही टाइटली हेल्ड होते हैं। और इसी की वजह से सॉलिड्स का शेप जो होता है ना पूरा डेफिनिट रिजिड होता है। शेप। हाँ, डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड होगा। डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। और हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड इतना क्लोजली पैक्ड होता है कि इसका कॉम्प्रेसिबिलिटी जो होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है? कॉम्प्रेसिबिलिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा क्योंकि उसके अंदर स्पेस ही नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगा, तो इसलिए उसका कॉम्प्रेसिबिलिटी, उसको कॉम्प्रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये सारे मेन फीचर्स हैं या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉलिड स्टेट का, ठीक है, जो ऑलरेडी तुम लोग जानते ही होगे। तब इसके सॉलिड्स का भी बहुत सारा टाइप्स होता है, ठीक है, एक ही टाइप क्योंकि उस उनके अलग अलग फोर्सेस के बेसिस पे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो वो देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहला जो टाइप हम लोग देखेंगे इसमें, सबसे फर्स्ट ए मेटालिक सॉलिड्स होता है। मेटालिक सॉलिड्स मतलब सॉलिड्स जो मेटल मेटल जो होते हैं वो सॉलिड के फॉर्म में ही रहते हैं, तो वो मेटालिक सॉलिड्स के एग्जांपल हो गए। एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा इसमें? मेटालिक सॉलिड में कॉपर हो गया, एजी हो गया, गोल्ड हो गया, तो जो सिल्वर हो गया। और अमरफस है वो अलग टाइप में आएगा। हाँ, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ये सारे टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला मेटालिक सॉलिड। तो ये सारे जितने भी मेटल्स हो गए वो सारे सॉलिड ही होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? मेटालिक सॉलिड्स के अंदर सारे मेटल है। तो मेटल के अंदर कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? मेटालिक बॉन्ड होता है, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड एक्चुअली क्या किसको बोलते हैं हम लोग? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन, दो टर्म आता है यहाँ पे, कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिटवीन कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कर्नल और कोर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो सोडियम है या फिर जैसे मैग्नीशियम ले ले हम लोग, है ना? तो मैग्नीशियम मेटल है, तो इसके आउटर मोस्ट, इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2, तो जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या है? वैलेंस वेल शेल। वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स या फिर इसी को बोला जाता है कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या होता है कि आउटर मोस्ट, इसमें मेटल में तुम लोग पढ़े होगे कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आता है? वो जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके शेल से बाहर निकल के फ्री फॉर्म में रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल में इसके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उससे बाहर निकल जाएगा, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? Mg2+ और
2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, है ना। तो ये Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो ये बचा Mg2+ का न्यूक्लियस जो बचा, इसको बोला जाता है कर्नेल। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? कर्नेल। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जो निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो बात समझ में आया? अब कर्नल के ऊपर क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज है और कोर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। ठीक है, और वही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में या फिर कर्नल और कोर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, उसी फोर्स को क्या बोला जाता है? उससे वो फोर्स डेवलप होता है एक बॉन्ड में, और उसी बॉन्ड को बोला जाता है मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, और अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा बढ़ेगा, मेटल क्या होगा? उतना ज्यादा हार्ड होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना एज द नंबर ऑफ वैलेंस सर अभी आपका इलेक्ट्रॉन्स, आवाज नहीं आ रहा है। एज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अभी आ रहा है? हाँ अभी ठीक है। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction force increases and metal becomes hard। ठीक है, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स जो होगा उतना ज्यादा इंक्रीज होगा, और मेटल जो होगा उतना हार्ड होते जाएगा। ठीक है, तो पहला ये हो गया मेटालिक बॉन्डिंग या मेटालिक सॉलिड्स, जिसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होता है। सेकंड जो होगा यह आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड्स जो कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, जिसमें कि केटायंस और एनायंस ऑलरेडी पहले से होते हैं। एग्जांपल NaCl। तो NaCl है, तो इसमें क्या होगा? Na+ मैक्सिमम केटायन। बैलेंस हम लोग कितना रख सकते हैं इसमें? क्या चीज? तो बोल रहे मैक्सिमम हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं? 3 ही रख सकते हैं ना? जनरली 3 रहता है, 3 से ज्यादा भी रहता है मेटल में, जरूरी नहीं है कि 3 ही रहेगा। ठीक है, तो हम्म। जनरली बोला जाता है कि मैक्सिमम 3 हो सकता है, उसको मेटल बोलते हैं। इसलिए अल्कली मेटल्स जो होते हैं उनके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो सॉफ्ट होता है। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल में दो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जिसकी वजह से अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं। बड़े होते हैं। ठीक है, तो सेकंड है आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में पहले से आयंस प्रेजेंट होंगे, और आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है उसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो आयनिक सॉलिड के अंदर कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड। किसमें किसमें? हाँ कैटायंस और एनायंस के बीच में। और आयनिक बॉन्ड जो होता है ये बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड है। तो स्ट्रांग बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा? हाई होता है। आवाज सर नहीं आ रहा है क्या? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। ठीक है, आ रहा है अभी? हाँ बीच बीच में पता आवाज, नहीं कैसे गया था। आवाज तो जा ही रहा है। दे हैव सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन। किसमें अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा बताओ तो? कैटायन और एनायन में। बिटवीन कैटायंस एंड अनायंस। ये सेकंड हो गया आयनिक सॉलिड्स। तीसरा, तीसरा कौन सा होगा? कोवेलेंट सॉलिड्स। ठीक है, बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड भी सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं, कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा बताओ तो, जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है और वो सॉलिड के फॉर्म में रहता है, बताओ। तो कोवलेंट बॉन्ड से जो बना हुआ रहेगा, जैसे ग्राफाइट हो गया, कार्बन का डायमंड हो गया। कार्बन के बहुत सारे, कार्बन के अंदर मेनली क्या होता है? कार्बन के ग्रेफाइट जितने भी बनाना। एलोट्रोप्स हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग है, बट वो हाँ सॉलिड के फॉर्म में रहता है। ठीक है,
तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट सॉलिड। तो ग्राफाइट हो गया, डायमंड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ठीक है। तो ये सारे सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनके अंदर एक 3D कोवेलेंट नेटवर्क रहता है। इनका कोवेलेंट नेटवर्क इतना ज्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रांगली बिल्ट है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, सॉलिड के फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो तो इनको कोल कोवेलेंट सॉलिड्स, क्या? कोयला हो सकता है इसका आंसर एग्जांपल में। हाँ, कोल भी हो जाएगा। तो कोल वही कार्बन का ही एक फॉर्म है ना, डायमंड ग्राफाइट हो गया जैसा, तो वैसे ही है। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बहुत हाई हाई होगा। हो, ठीक है। और डायमंड इनफैक्ट वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड से भी ये ज्यादा हार्ड हो जाता है। इसमें कार्बन के अलावा और कुछ भी नहीं रहता है। नहीं, प्योर वो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। का ही फॉर्म। तो प्लांट से बना हुआ है ना वो सारा चीज। हाँ। प्लांट रिमेन्स से बना हुआ है, तो उसमें कार्बन ही रहेंगे ना, हाइड्रोकार्बन। तो ये हो गया तीसरा, जो हो गया ये कोवेलेंट सॉलिड्स है। चौथा जो होता है, फोर्थ, इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या क्या आ गया, जैसे कोवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में वंडर वाल फोर्स एग्जिस्ट करता है, वंडर वाल फोर्स, या फिर एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो वंडरवाल फोर्स जो है सबसे वीक फोर्स है, और उसी में एक स्पेशल कैटेगरी है उसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। तो इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा, H2O, वाटर जो होता है, आइस जो होता है, सॉलिड का फॉर्म है ना। तो ये सॉलिड के फॉर्म में रहता है, और इसके अंदर कौन सा बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर, H2, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाँ। तो ये H बॉन्डिंग की वजह से ये सॉलिड के फॉर्म में है। तो ये आइस हो गया, या फिर CO2 सॉलिड जो होता है, हाँ कार्बन ड्राई। डाइऑक्साइड का, ड्राई आइस जिसको बोलते हैं। तो उसमें वंडरवाल फोर्स लगता है, वीक वंडरवाल फोर्स की वजह से। सर आइस का जैसे डेंसिटी कम क्यों होता है, मतलब वाटर से कम क्यों होता है। स्ट्रक्चर की वजह से, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक्सपैंड हो जाता है वो, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड। मतलब एक छोटे से वॉल्यूम, बहुत सारा वैक्यूम स्पेस अंदर बच जाता है, केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ना। मतलब एक वो जितना भी एटम्स है वो लार्ज वॉल्यूम ऑक्युपाई करने लगता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है उसकी वजह से। वो जो स्पेस बीच में छूट जाता है ना, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाता है, घट वो जाए। घट जाता है। तो उसके स्ट्रक्चर की वजह से होता है। तो CO2 सॉलिड हो गया, फॉस्फोरस P4 सॉलिड हो गया। तो ये सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड है जिसमें कि वीक वंडर वाल फोर्स एग्जिस्ट करता है। आयोडीन जो है ये भी सॉलिड फॉर्म में रहता है, I2 सॉलिड हो गया। सल्फर सॉलिड के फॉर्म में रहता है, S8 सॉलिड, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड्स हैं जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे, जिसके अंदर वीक वंडरवाल फोर्स एग्जिस्ट करता है। वीक वंडरवाल फोर्स, या फिर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है, जैसे H3BO3, इसको बोरिक एसिड भी बोला जाता है, ये भी सॉलिड के फॉर्म में रहता है। तो ये भी हो गया। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉलिड के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, कितने टाइप्स के सॉलिड आ गए, 4 तरह के। 4 तरह के सॉलिड आ गए, ठीक है। पहला हो गया मेटालिक सॉलिड, जिसमें कि मेटालिक बॉन्डिंग। दूसरा आयनिक सॉलिड, आयनिक बॉन्डिंग। कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गया। और चौथा मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, जिसके अंदर वंडर वाल फोर्स लगेगा, ठीक है। यस सर। चलो, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग देख रहे थे। दूसरा जो क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग, ये ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट करेंगे कि एटम्स का अरेंजमेंट कैसे है। टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट किसका, एटम्स का।
तो इसके बेसिस पे दो टाइप्स के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है एमोर्फस। हाँ। ठीक है, दोनों एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है कि एटम्स जो होंगे, एटम्स अरेंज्ड इन ऑर्डर्ड फॉर्म अप टू लॉन्ग रेंज। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि सॉलिड्स है तो ऑर्डर्ड फॉर्म में तो रहेगा, एटम्स का अरेंजमेंट ऑर्डर्ड ही रहेगा। लेकिन क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि लॉन्ग रेंज तक वो ऑर्डर्ड में रहता है, मतलब बहुत ही लॉन्ग रेंज तक वो ऑर्डर्ड के फॉर्म में रहेंगे एटम्स। लेकिन एमॉर्फस में क्या होता है कि ऑर्डर्ड फॉर्म रहता है बट वो शॉर्ट फॉर्म तक ऑर्डर्ड में रहेगा। ठीक है, कुछ देर तक ऑर्डर्ड में रहेगा, उसके बाद फिर डिसऑर्डर हो गया बीच में, फिर उसके बाद ऑर्डर्ड हुआ, मतलब एक शॉर्ट रेंज तक वो ऑर्डर्ड में रहेगा, फिर डिसऑर्डर हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑर्डर। ठीक है, तो पूरा लॉन्ग रेंज तक वो ऑर्डर्ड अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। क्लियर है ना डिफरेंस? हेलो। हाँ सर। ये हो गया। तो लॉन्ग रेंज तक ऑर्डर्ड में रहने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड ठीक है, फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा इसमें एक इसका प्रॉपर्टी होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, इसको बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एन आइसोट्रॉपिक मतलब समझते हो? एन आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, एन आइसोट्रॉपिक किसको बोलते हैं हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस। डायरेक्शंस। ठीक है, उसको बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक। तो एक्चुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर क्यों होते हैं, देखो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये जैसे मान लो एटम्स है, तो एटम्स ये ऐसे लॉन्ग रेंज में ये ऑर्डर्ड में, इनके बीच में कुछ भी ये मान लेते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, तो ये डिस्टेंस होगा मान लो इधर। ठीक है, तो लेंथ में डिस्टेंस इसका कुछ एल डिस्टेंस होगा और ब्रेथ में इसका डिस्टेंस कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस जो होता है ना, ये डिस्टेंस सारे डायरेक्शंस में सेम नहीं होता है। सेम लेंथ जो होता है ना बॉन्ड का, वो सारे डायरेक्शंस में लेंथ सेम नहीं होता है। ठीक है, उसका अलोंग द एक्स एक्सिस मान लो, अगर वो हम लोग 3D स्ट्रक्चर अगर कंसिडर करें, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ अलग लेंथ होगा, वाई एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड होगा उसका लेंथ कुछ अलग होगा, और जेड एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड होगा उसका लेंथ कुछ अलग होगा। तो लेंथ डिफरेंट हो हाँ। जाने की वजह से उसके प्रॉपर्टीज में भी, उसके बॉन्ड के प्रॉपर्टीज में भी क्या आता है, वो फर्क आ जाएगा। तीनों एक्सिस में जो बॉन्ड बने हुए होंगे उनके प्रॉपर्टीज में भी क्या हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को भी तो डिटरमाइन करता है बॉन्ड लेंथ। मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उसका प्रॉपर्टी, बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होगा उसका प्रॉपर्टीज कुछ डिफरेंट होगा, बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होगा उसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ। यस सर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में, बॉन्ड लेंथ जो होता है वो हर एक एक्सिस में डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे, एक्स वाई और जेड, ये तीनों डायरेक्शंस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और ये तीनों डायरेक्शंस में डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, तो लेकिन क्रिस्टलाइन सर कुल मिला सॉलिड्स के क्या, लेकिन कुल मिला के तो फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। हाँ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा क्योंकि एटम्स के पोजीशन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज ना। हाँ अगर अलग अलग डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब अगर मान लो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, उसका ओवरऑल फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन अगर अलग अलग डायरेक्शंस में हम लोग देखें तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगे वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होंगे। तो ठीक है, फिजिकल जैसे प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है इसमें जैसे। डेंसिटी हो गया, हाँ, डेंसिटी वाला फैक्टर हो गया, है ना? उसका जी। फिर और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, जैसे सरफेस टेंशन होता है, और भी होता है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। तो वो अलग अलग डायरेक्शन
में अगर हम लोग कंसिडर करें तो वो उसके अलग अलग। प्रॉपर्टीज का वैल्यू जो होगा वो डिफरेंट आएगा हर एक डायरेक्शन में, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में उसका लेंथ जो होता है ना, बॉन्ड का लेंथ वो सेम नहीं होता है। तो इसी की वजह से वो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट आते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एनाइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक। ठीक है। और इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएगा एनाइसोट्रोपिक में, जो आयनिक कंपाउंड्स, मेटालिक सॉलिड्स जो होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया। तो ये मेटालिक सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एग्जांपल है। आयनिक सॉलिड्स, आयनिक कंपाउंड्स जितने होते हैं वो सारे क्रिस्टलाइन के एग्जांपल है। ठीक है। तो ये हो गया पहला, क्रिस्टलाइन हो गया। दूसरा, इसमें सेकंड हम लोग देखेंगे, ये है एमॉर्फस। आवाज नहीं आ रहा सर। एमॉर्फस आ रहा है? हेलो, हेलो, हेलो। हाँ सर। आवाज नहीं आ रहा है? तो बीच बीच में कट जा रहा था, अभी नहीं आ रहा था। अरे आ रहा है, तुम्हारा नेटवर्क इशू होगा, देखो। एमॉर्फस, या फिर इसको स्यूडो सॉलिड्स भी बोला जाता है। पहला हो गया क्रिस्टलाइन, दूसरा हो गया एमॉर्फस। एमॉर्फस को स्यूडो सॉलिड भी बोला जाता है। तो स्यूडो सॉलिड का मतलब क्या होता है, देखो। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स। तो इसमें क्या होता है, एटम्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर्ड फॉर्म अप टू शॉर्ट रेंज। मतलब शॉर्ट रेंज तक ये ऑर्डर्ड के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है। जैसे बताई, उसमें लॉन्ग रेंज में ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पे शॉर्ट रेंज मतलब कुछ देर ऑर्डर्ड में रहेगा, कुछ डिस्टेंस तक, उसके बाद डिसऑर्डर हो गया, उसके बाद फिर ऑर्डर्ड हुआ। तो इस तरह से ये रहता है। एग्जाम्पल हो गया इसमें एमॉर्फस सॉलिड्स का, एग्जाम्पल हो गया ग्लास हो गया, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, कोल टार हो गया, ये सारे एमॉर्फस सॉलिड्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, जिसमें कि लॉन्ग रेंज तक ऑर्डर्ड में नहीं रहेगा, शॉर्ट रेंज तक एटम्स जो होंगे वो ऑर्डर्ड में रहते हैं, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा क्या? अगर ये कुछ ऑर्डर्ड में रहते हैं फिर डिसऑर्डर होगा तो मेल्टिंग पॉइंट इसका फिक्स नहीं हो सकता है ना। नहीं। तो इसलिए इसका वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट होता है, दे हैव वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट। और इसको क्या बोला जाता है, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। वो एन आइसोट्रोपिक इन नेचर था, ये आइसोट्रोपिक इन नेचर है। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या हुआ, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। समझ में आया बात? ये हाँ सर। डिफरेंस, ये सब ध्यान रखना। उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या था, वो अलग अलग डायरेक्शंस में डिफरेंट था क्रिस्टलाइन सॉलिड का, बट एमॉर्फस सॉलिड का अरेंजमेंट जो होता है वो सारे डायरेक्शंस में बिल्कुल एक जैसा अरेंजमेंट होता है। तो इसलिए ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शंस। आइस आइसोट्रोपिक को एक और टर्म बोला जाता है, आइसोमॉर्फस भी बोला जाता है। ठीक है, आइसोमॉर्फस। तो एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग आइसोमॉर्फस भी बोलते हैं, वही आइसोमॉर्फस का मतलब क्या हुआ, आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनआइसोट्रोपिक हो गया, और एमॉर्फस सॉलिड जो हो गया वो आइसोट्रोपिक हो गया। इसको स्यूडो सॉलिड तो बोला ही जाता है, दूसरा सुपर कोल्ड सॉलिड भी बोला जाता है। सॉरी, सुपर कोल्ड लिक्विड। सुपर कोल्ड लिक्विड्स, क्यों सुपर कोल्ड लिक्विड? क्योंकि लिक्विड को अगर हम लोग बहुत ही रैपिड अगर कूलिंग करते हैं ना, किसी भी लिक्विड का अगर रैपिड कूलिंग करेंगे, तो रैपिड कूलिंग करने की वजह से क्या होगा कि उसका अरेंजमेंट जो होगा वो तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और सॉलिड में अगर वो कन्वर्ट हो रहा है बहुत रैपिड कूलिंग होने की वजह से उसका लॉन्ग रेंज तक वो ऑर्डर्ड में असेंबल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वो शॉर्ट रेंज में ऑर्डर्ड में रहेगा, उसके बाद डिसऑर्डर हो जाएगा, जिसकी वजह से कौन से सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, एमॉर्फस सॉलिड का। तो इसलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। सुपर कूल्ड मतलब किसी भी लिक्विड का अगर हम लोग रैपिडली कूलिंग कर रहे हैं, बहुत ही फास्ट रेट में अगर उसको कूल कर रहे हैं, तो एमॉर्फस सॉलिड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। समझ में आया कि नहीं, सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों बोला जाता है? हाँ।
ये हुआ। हाँ, इसको एक और टर्म बोले तो स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं, इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो है लिक्विड से मैच करता है, इसलिए इसको फॉल्स सॉलिड भी बोला जाता है। दे कैन फ्लो लाइक लिक्विड्स। लिक्विड का टेंडेंसी होता है ना फ्लो करने का, इसलिए तो लिक्विड को फ्लूइड भी बोला जाता है, फ्लो करने की वजह से। तो ये भी अमorphous सॉलिड भी होते हैं, वो लिक्विड की तरह हमेशा फ्लो नहीं करेगा, ओवर द टाइम फ्लो करता है, ठीक है। लाइक जैसे एग्जांपल एक देते हैं, जैसे ग्लास पेन होगा, विंडो में जो ग्लास पेन लगा हुआ होता है उसको ऑब्जर्व, इनिशियली जो लेते हो ग्लास पेन, उसका थिकनेस तो पूरा यूनिफॉर्म रहेगा ऊपर से नीचे तक, रहता है हाँ, ना। yes, लेकिन उसी को बहुत टाइम के बाद ऑब्जर्व करना, मतलब बहुत साल बाद, 4-5 साल बाद या 6 साल बाद ऑब्जर्व करना उसको, क्या देखोगे, वो नीचे थिकनेस थोड़ा जो बहुत, होता है नीचे थिक हो जाएगा और ऊपर वाला पोर्शन जो है, टॉप थोड़ा वाला पोर्शन वो पतला हो जाएगा। तो इसका मतलब वो नीचे अपने आप तो नहीं आ गया होगा, वो क्या होता है कि ऊपर से थोड़ा सा ग्लास के एटम्स जो है वो फ्लो करते हैं, वो नीचे की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। हम्म, तो जिसकी वजह से ग्लास पेन का थिकनेस जो होता है वो बॉटम में थिकनेस बढ़ जाता है और ऊपर में थिकनेस कम हो जाता है। तो इसी की वजह से ये ग्लास जो है एक्चुअली अमorphous सॉलिड का ही एग्जांपल है। तो इसीलिए इसको स्यूडो सॉलिड भी बोला जाता है, क्योंकि ओवर द टाइम ये देखा गया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये फ्लो कर सकते हैं लिक्विड की तरफ, ठीक है। तो इसलिए इसको स्यूडो सॉलिड्स भी बोला जाता है। देयरफॉर दे आर लिक्विड, कैन फ्लो लाइक लिक्विड्स, देयरफॉर दे आर नोन एज स्यूडो सॉलिड्स, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसका ग्लास, ग्लास का पेन्स। समझ में आया बात? हेलो, हेलो, हेलो। अरे आवाज आ रहा है? हेलो। यस सर। यस अरे सर। कहाँ गायब हो जाते हो तुम लोग? तो हम गए, आवाज नहीं आ रहा है क्या? उसमें नहीं आ रहा था। तुम्हारे नेटवर्क का इश्यू है। आवाज आ रहा है अभी? हाँ, अभी तो ठीक यस है। सर। चलो ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स, ये टाइप्स हो गया ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, दो टाइप्स के हो गए। इसका ध्यान देना डिफरेंसेस, ठीक है, डिफरेंसेस लिखने आ सकता है स्कूल एग्जाम्स में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड में क्या क्या डिफरेंस है, ये पॉइंट ध्यान देना इसको। चलो, ये हो गए टाइप्स के बारे में देख लिया। अब इसमें कुछ कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम लोग देखते हैं जो कि यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। सम बेसिक डेफिनेशंस। कितना बच्चा इसमें क्लास करता है? सर ऑर्गेनिक का क्लास होता है तब 10-11 बच्चा करता है, और बाकी क्लास में 3-4 मुश्किल से हो गया। बाकी में 3-4 ही करते हैं? हाँ, बायो में 7-8 अच्छा, करते हैं बस, उसी तरह। अच्छा, चलो ठीक है। तो सम बेसिक डेफिनेशंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो जो मेनली यूज करेंगे इस चैप्टर में, तो सबसे पहला होता है लैटिस पॉइंट। पहला डेफिनेशन है लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स। इसमें एटम्स को जो है हम लोग एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं स्पेस में। एक 3D स्पेस होगा, इसमें पूरा 3D होता है, ठीक है। तो एटम्स को एक 3D में स्पेस में हम लोग एक पॉइंट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको लैटिस पॉइंट बोला जाता है। जैसे मान लो Na+ है, ठीक है, ये Na+ है। तो Na+ होगा, जैसे मान लो ऐसे है इसका अरेंजमेंट। तो इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लैटिस पॉइंट के फॉर्म में, अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा? इसको हम लोग ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो इसी को बोला जाता है लैटिस पॉइंट्स, ठीक है। बेसिक सब डेफिनेशन है, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या हुआ?
अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन स्पेस, मतलब ये जो लैटिस पॉइंट ड्रॉ किए, इस लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट कैसा होगा स्पेस में, उसी को स्पेस लैटिस बोला जाता है। अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन स्पेस, तो स्पेस लैटिस हो गया। ठीक है, तो ये जैसे मान लो ऐसे अरेंज्ड है, तो ये हो गया स्पेस लैटिस। तो ये सेकंड हो गया स्पेस लैटिस। तीसरा होगा यूनिट सेल। तो यूनिट सेल हम लोग किसको बोलते हैं, ये ध्यान रखना। कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स which is repeated throughout crystals, which is repeated throughout crystals, तो इसको बोला जाता है यूनिट सेल। ये इंपॉर्टेंट है कि उसका रिपीटेशन जो होना चाहिए वो थ्रू आउट कंटिन्यूस रिपीटेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे वो ब्रेक कर गया। ठीक है, फिर से थोड़ा बता दीजिए। स्पेस लैटिस क्या है, जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो कैसे अरेंज्ड है स्पेस में, वो हो गया स्पेस लैटिस। लैटिस पॉइंट में उसमें क्या डिफरेंस हुआ, वो तो एक ही तरह का है। लैटिस पॉइंट हुआ एटम का रिप्रेजेंटेशन, स्पेस लैटिस हुआ लैटिस पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो अब यूनिट सेल हम लोग देख रहे हैं। जैसे मान लो ये सारे हम लोग स्पेस लैटिस ऐसे ड्रॉ किए हैं, ये सारे लैटिस पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, अब जैसे मान लो ये एक यूनिट सेल हम लोग ड्रॉ किए ए। अब ये कंटिन्यूअसली पूरा हम लोग इसको रिपीट कर सकते हैं कि नहीं, थ्रू आउट द लैटिस पॉइंट्स इस शेप को हम लोग रिपीट कर सकते हैं या नहीं, या कहीं पे छूट जाएगा, बताओ। कोई स्पेस छूटेगा? बिना स्पेस छोड़े हम लोग कंटिन्यूअसली इस लैटिस, इस यूनिट सेल को ड्रॉ कर सकते हैं यानी पूरे लैटिस पॉइंट में? कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन आएगा कि बिना कोई गैप छूटे हम लोग थ्रू आउट द लैटिस पॉइंट्स में उस क्रिस्टल के क्रिस्टल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो जो कहलाएगा, वो जो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको यूनिट सेल बोला जाता है। ठीक है, अब ये बताना ये वाला यूनिट सेल होगा यानी। ये मान लो बी, ये यूनिट सेल है या नहीं है? ये मान लो सी ड्रॉ कर दिए, बताओ तो। नहीं सर, क्या बी नहीं है लैटिस पॉइंट? तो कहीं कहीं तो छूट सॉरी, जाता है। बी, बी यूनिट सेल है या नहीं? नहीं है नहीं है, कैसे? सर, अगर इसको कॉर्नर में करते हैं तो कहीं पर डॉट छूट जा रहा है एक जगह ना। कहाँ पे कॉर्नर में? अगर कहीं भी कॉर्नर में इसको ड्रॉ करते हैं तो कहीं कहीं तो पॉइंट छूट जा रहा है। वो कॉर्नर एंड तुमको नहीं दिया हुआ है ना, वो एंड वो कंसिडर मत करो, इसमें हम पूछ रहे हैं। हाँ तब तो हो जाएगा। इसमें हम लोग पूरा थ्रू आउट इसको यूनिफॉर्मली ड्रॉ कर सकते हैं यानी। कर सकते हैं। तो वो उस टाइप से कंसिडर करना है, एंड तुमको मेंशन नहीं किया गया ना। अब सी बताओ तो, सी यूनिट सेल होगा या नहीं होगा? सी मतलब कहीं पर छूटना नहीं चाहिए क्या, बीच में नहीं चाहिए। शेप ऐसा ही होना चाहिए, ये नहीं कि हम लोग इन्वर्ट कर दिए उसको, उल्टा नहीं कर सकते हैं शेप। नो सर, ये नहीं होगा सर।
नहीं होगा, क्योंकि दूसरा ट्रायंगल बनाओगे तो ऑब्वियसली बीच में क्या होगा, स्पेस तो छूटेगा ही ना। छूट रहा है, उसको उल्टा करेंगे तभी जाकर फिट होगा वहां पर। हाँ, उल्टा शेप ऐसा ही होना चाहिए। तो ठीक नहीं है, होगा। शेप को हम लोग वेरी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए और बी क्या हो गया, ये यूनिट सेल हो गया। हाँ। ठीक है। yes sir। तो और ये सी जो होगा ये यूनिट सेल नहीं होगा। तो बात समझ में आया कि नहीं? हाँ। किसको यूनिट सेल बोलेंगे कि लैटिस पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन जो कि थ्रू आउट द क्रिस्टल रिपीट कर सके, उसको हम लोग बिना कोई गैप छूटे थ्रू आउट द क्रिस्टल जो है वो रिपीट हो सके, तो उसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। और जो रिपीट नहीं हो पाएगा, वो जो गैप छूट जाएगा, तो उसको यूनिट सेल नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है। यस। चलो, अब देखते हैं हम लोग इसमें टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कितने टाइप्स हो सकते हैं यूनिट सेल के। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो एक एक करके देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहला वन डायमेंशन यूनिट सेल। ठीक है, वन डी बोलते हैं इसको, वन डायमेंशनल यूनिट सेल, वन डी यूनिट सेल। तो वन डी मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगा, इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा। तो एक ही डायरेक्शन होगा तो पैरामीटर भी कोई एक ही होगा। जैसे मान लो हम लोग एक्स डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं सिंपली, तो एक्स डायरेक्शन में इसको डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर चाहिए, सिर्फ एक ही। अगर हमको लेंथ ही पता होगा, ए मान लो इसका लेंथ है, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वन डायमेंशन को। कर सकते वन हैं। वन डायमेंशन को डिफाइन करने के लिए एक ही पैरामीटर चाहिए हमको। ठीक है, हाँ। तो वो पैरामीटर यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो इसको हम लोग वन डायमेंशनल यूनिट सेल बोलते हैं। ओनली वन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन इट। ठीक है, इसको वन डायमेंशनल यूनिट सेल बोलते हैं हम लोग। सेकंड जो होता है, ठीक है, ये जस्ट सिंपल सा चीज है। सेकंड हो गया टू डी यूनिट सेल। टू डी यूनिट सेल मतलब क्या हुआ कि अब दो डायमेंशन आ गए। तो दो डायमेंशन आ गए तो अब कितने पैरामीटर चाहिए यहाँ पे डिफाइन करने के लिए, बताओ तो। इसमें 2 पैरामीटर चाहिए। दो या तीन? टोटल तीन पैरामीटर्स इसमें चाहिए इसको डिफाइन करने के लिए। कौन कौन सा तीन पैरामीटर, बताओ। एक तो लेंथ चाहिए, हाँ। एक ब्रेथ चाहिए मान लो बी, हम्म। और तीसरा उसके बीच का एंगल भी चाहिए हमको, लेंथ और ब्रेथ जो है वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है। समझ में आ रहा है? तो इसमें टोटल टू डी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए टोटल तीन पैरामीटर्स का जरूरत है। एक लेंथ, एक विड्थ, ब्रेथ, और तीसरा जो पैरामीटर होगा वो उन दोनों के बीच का एंगल। एंगल तो जनरली 90 डिग्री होगा इसमें ना। क्यों जनरली 90 डिग्री होगा? सारे स्क्वायर होते हैं क्या, या सारा रेक्टेंगल होता है क्या? उसके अलावा और कोई भी शेप नहीं हो सकता है? रोम्बस भी तो हो सकता है, हाँ। पैरेललोग्राम भी तो हो सकता है, इससे सब कुछ। हेक्सागन भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री, उसमें टाइप्स होते हैं। उसमें टाइप्स क्या क्या हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला हो गया स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर में तो तुम लोग जानते ही हो, ए इक्वल टू बी और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ। दूसरा हो गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर, तो इसमें क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी और और थीटा थीटा इक्वल टू 90। 90 डिग्री। तीसरा होता है हेक्सागन, हेक्सागोनल वाला, 2D वाला हेक्सागन। तो हेक्सागन में क्या होगा, ये हम 6। लोग रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहे हैं जिसमें कि सारे साइड्स बराबर हैं। तो ए इक्वल टू बी और थीटा इसमें रेगुलर हेक्सागन में कितना होता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री। फोर्थ क्या हो गया, वो तो क्या होगा, पेंटागन नहीं हो रोम सकता। रोम्बिक। ठीक है, रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होता है, ए इक्वल टू बी हो जाएगा, हाँ, लेकिन थीटा डिफरेंट भी हो सकता है। थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, या फिर नॉट इक्वल टू 60 डिग्री भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 60 डिग्री अगर हो गया तो वो हेक्सागन वाला आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ए इक्वल टू बी तो हेक्सागन में भी है, और थीटा अगर इक्वल टू 60 डिग्री हो गया तो वो तो हेक्सागनल हो जाएगा ना।
तो क्या 60 डिग्री होगा? तो रोम्बस में क्या होगा, 90 डिग्री और 60 डिग्री को छोड़ के बाकी कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया। और पांचवा होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी। इसमें जरूरी नहीं है कि साइड्स इक्वल हो। ए नॉट इक्वल टू बी और थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये टाइप्स हो गए। ये वाला भी लिख ही लो, स्क्वायर में ए इक्वल टू बी, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और रेक्टेंगल में ए नॉट इक्वल टू बी और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो 2D में टोटल ये यही कॉमन जो है, ये 5 टाइप्स के लैटिस बनते हैं। ठीक है, हाँ। जिसमें कि 3 पैरामीटर चाहिए डिफाइन करने के लिए। तीसरा जो होता है 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। तो 3 डायमेंशनल यूनिट सेल 3D, इसमें टोटल कितने पैरामीटर्स का जरूरत पड़ेगा, 6 पैरामीटर्स। 6 पैरामीटर्स चाहिए इसको डिफाइन करने के लिए। कौन कौन से 6 पैरामीटर, इसमें देखो, लेंथ चाहिए, विड्थ चाहिए, हाइट चाहिए, ए बी सी, ये 3 चाहिए होगा, है ना। और इन तीनों के बीच का एंगल, ए और बी के बीच में एंगल मान लो अल्फा बीटा और गामा, बीटा। टोटल 3 एंगल होंगे। तो टोटल 6 पैरामीटर हो गए। 3 हो गया डिस्टेंस वाला पैरामीटर और 3 एंगल वाला, तो टोटल 6 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है। हाँ। तो इसमें जो टाइप्स होते हैं टोटल 7 टाइप्स का आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्यूबिकल। 3D में है, ठीक है, ये क्यूबिकल। तो क्यूबिकल में क्या होगा, ए बी और सी ये बराबर होगा, ये याद रखना है पैरामीटर सबका। ए बी और सी इक्वल होता है, और अल्फा बीटा और गामा ये तीनों भी बराबर है, और ये तीनों इक्वल टू 90 डिग्री है, क्यूब वाला। दूसरा होता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल मतलब इसको एलोंगेटेड क्यूब समझ सकते हो। क्यूब को ऊपर से एलोंगेट कर दिए हम लोग, जैसे हाँ। क्यूब है ना, क्यूब को ऊपर से खींच दो, तो लेंथ खींच बढ़ दोगे जाएगा तो लेकिन ब्रेथ और हाइट सेम रहेगा। हम्म, इसमें लेंथ बढ़ जाएगा। ऊपर से खींचे तो हाइट बढ़ जाएगा ना। हाँ। ठीक है, लेंथ और विड्थ तो उतना ही रहेगा। सी जो है ये हाइट है, तो हाइट इक्वल नहीं होगा, हाइट चेंज हो गया। बाकी ए और बी तो सेम रहेगा, हम्म। ए इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी। और यहाँ पे एंगल में तो कोई फर्क नहीं आया, अगर सिंपली हम लोग ऊपर खींचे हैं तो ऊपर खींचने से एंगल में कोई चेंज आएगा क्या। नहीं, इसका मतलब क्यूब के ऊपर और एक क्यूब रख दिए उसी तरह हो गया। हाँ, मतलब एलोंगेटेड क्यूब है, उसको ऐसे ज्यूम कर सकते हो। तो अल्फा बीटा और गामा ये इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, तो ऐसे इसको ध्यान रख सकते हो, आसान है याद करना, एलोंगेटेड क्यूब। ठीक है, इसको टेट्रागोनल बोला जाता है। तो इसका सब पैरामीटर ये याद रखना है कि कौन कौन सा किसमें क्या होता है। दूसरा हो गया टेट्रागोनल। तीसरा होता है हेक्सागोनल। ये हेक्सागोनल जो है ये 3D वाला है। तब इसमें क्या होगा, ए इक्वल टू बी, लेंथ और विड्थ तो बराबर है, बट हाइट इसमें सेम नहीं होता है, हाइट डिफरेंट होता है। और यहाँ पे अल्फा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, बट यहाँ पे गामा जो बनता है 120 डिग्री। ठीक है, इसका शेप देखना, सबका शेप दिया गया है बुक में, देखोगे सबका शेप अलग अलग करके दिया गया। क्यूबिकल हो गया, टेट्रागोनल हो गया, हेक्सागोनल हो गया। चौथा क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक को मैच बॉक्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो मैच बॉक्स देखे हो, हेलो। यस सर। मैच बॉक्स में क्या होता है, मैच बॉक्स का कंडीशन एज्यूम करो, उसमें हाँ। क्या होगा, लेंथ लेंथ विड्थ और हाइट ये तीनों डिफरेंट होता है ना मैच हाँ। बॉक्स में। तो यहाँ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये हो गया। और अल्फा बीटा और गामा मैच बॉक्स में सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। सारा तो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ही है ना।
हाँ तो सारे एंगल क्या होंगे 90 डिग्री के बराबर, और कोई भी लेंथ इक्वल नहीं होगा, तो इसको ऑर्थोरोम्बिक बोला जाता है, लाइक मैच बॉक्स। ठीक है, या ऐसे याद रख सकते हो इसको मैच बॉक्स की तरह, इसको रिसेंबल करके। फिफ्थ होगा रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल मतलब इसको डिस्टॉर्टेड क्यूब बोल सकते हैं हम लोग। क्यूब को डिस्टॉर्ट कर दिए, मतलब उसको पुश कर दिया आगे, कोई एक हम लोग फोर्स लगा के उसको आगे की तरफ खिंचका दिए, तो इसको डिस्टॉर्टेड क्यूब। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ए बी और सी ये तीनों इक्वल होगा, बट हम लोग साइड से फोर्स लगाए, डिस्टॉर्ट किया मतलब साइड से उसमें एक धक्का दे दिए, तो अब उसके लेंथ में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ए बी और सी ये तीनों तो सेम लेंथ होगा, बट एंगल चेंज हो जाएगा। समझ में आया? हेलो? यस सर। तो इसमें एंगल क्या होगा, ये एंगल, अब कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, तो सारे एंगल्स जो है ये 90 डिग्री से डिफरेंट, एंगल सारे बराबर होंगे बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसको ट्विस्ट क्यूब, कर दे। क्यूब क्यूब को अगर डिस्टॉर्ट कर दिया, मतलब साइड से क्यूब जो है उसको साइड से एक फोर्स लगा दिया हम लोग, हाँ थोड़ा ट्विस्ट कर ठीक है, दे। तो एंगल चेंज हो गया ना, अब कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा क्या? नहीं। नहीं, लेकिन लेंथ वेड्थ और हाइट उसका वो तो सेम रहेगा, लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पांचवा हो गया रोम्बोहेड्रल। सिक्स्थ होता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक, ये याद रखना है, इसमें मोनोक्लिनिक में क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और इसमें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये मोनोक्लिनिक है। और सातवां जो होता है ये ट्राई क्लिनिक है। ये सबसे मोस्ट अनसिमेट्रिकल फॉर्म है, इसको तो याद रखना सबसे आसान है, क्योंकि इसमें कुछ भी इक्वल नहीं होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, और ठीक है, तो ये सब मोनोक्लिनिक, क्या बोल रहे हो? मोनोक्लिनिक सर। मोनोक्लिनिक तो बताए तो, दिख रहा है ना? हाँ तो मोनोक्लिनिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, कोई भी लेंथ आपस में बराबर नहीं होगा, लेकिन इसमें दो एंगल जो होता है ना अल्फा बीटा, ये दो एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, तीसरा एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा। हम्म, और ट्राई क्लिनिक सबसे मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, इसमें कुछ भी बराबर नहीं होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया ट्राई क्लिनिक, ये सबसे मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। यस सर। मोस्ट अनसिमेट्रिकल। तो टोटल 3D में जो होता है ना, 3D में टोटल ये 7 टाइप्स के लैटिस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये सातों को याद रखना है, सातों, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ये कोई एक फॉर्म तुमको दे देगा, ये पूछा जाएगा कि कौन से शेप का है, ये हेक्सागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है या ट्राइक्लिनिक है। ठीक है, इसलिए ये याद रखना है। अब इसको याद रखने के लिए एक ये एक्रोनिम भी यूज कर सकते हो, सी टॉर एच एम टी। ठीक है, सी हो गया क्यूबिकल के लिए, टी हो गया टेट्रागोनल, ओ हो गया ऑर्थोरोम्बिक, आर हो गया रोम्बोहेड्रल, एच हो गया हेक्सागोनल, एम हो गया मोनोक्लिनिक, और टी हो गया ट्राइक्लिनिक। ठीक है, अगर किसी को याद नहीं रहा तो ऐसे भी याद रख सकते हो, सी टॉर एच एम टी। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे? सात। 7 हो गया ना इसमें, सीट और एच एम टी। तो सी सबका याद रखना, सी हो गया क्यूबिकल, टी हो गया टेट्रागोनल, ओ हो गया ऑर्थोरोम्बिक, आर हो गया रोम्बोहेड्रल, एच हेक्सागोनल, एम मोनोक्लिनिक, और टी हो गया ट्राइक्लिनिक। ठीक है, हाँ सर। चलो, तो ये हो गया।
चलो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका डेरिवेशन सब करवाएंगे, ठीक है। आज तो बस जस्ट इंट्रोडक्शन था सबके बारे में। नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग क्यूबिकल यूनिट सेल का डेरिवेशन कैसे होगा, मतलब कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, बॉडी सेंटर्ड होता है, फेस सेंटर्ड होता है, वो सारा चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें देख लो तो किसी को पूछना है कुछ? ये याद रखने का, ये याद रखना एक्रोनिम है ये सीट और एचएमटी, मतलब सा थोड़ा सा सर इसमें ना अलग पहले ऑर्थो और में आ गया। हाँ हाँ, वो याद कर लेना, एक बार देख लोगे प्रैक्टिस में आएगा तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि याद करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछा जाता है, देखना प्रीवियस ईयर में दिखेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो टोटल 7 ही है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, याद कर सकते हो आराम से। ठीक है, और कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो तो आगे फिर नेक्स्ट क्लास में आगे इसका मेन टॉपिक सब स्टार्ट करेंगे, आज तो इंट्रोडक्शन ही था जस्ट, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, एंड करें ना? हाँ सर। चलो ठीक है।